अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा है कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या जो हमारा सराउंडिंग है, क्या वहाँ टेम्परेचर हमेशा एक सा ही रहता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है, कभी एक्सट्रीमली लो हो जाता है, गर्मियाँ भी आती हैं, सर्दियाँ भी आती हैं। तो मतलब जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग है, उसमें कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, चेंजिंग आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये जो बाहर वाली तब्दीलियाँ हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अगर यही हमारे इंटरनल फ्लक्चुएशंस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो असरअंदाज हों, वहाँ भी इसी तरह से फ्लक्चुएशंस आएँ, तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इससे बहुत ज़्यादा हम ऊपर चले जाएंगे 37 से, या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, तो सेल की डेथ हो जाएगी, मतलब हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया, हम भी तो इन्हीं सेल से मिलकर बने हैं ना। अच्छा, तो फिर क्या चेंजिंग तो आती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो जब से दुनिया बनी है चेंजिंग तो आ रही हैं, बाहर गर्मियाँ भी हैं, सर्दियाँ भी हैं, सारा कुछ होता है। तो फिर हम मर क्यों नहीं रहे? सोचें इस बात पे। तो इसमें होगा ये कि कुछ ऐसा है ना हमारी बॉडी में फिर जो हमें बचा रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस होने के बावजूद हमारी डेथ नहीं हो रही, सेल मतलब सरवाइव कर रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या है वो, कौन सी चीज़ है जो सेल को सरवाइव करने के काबिल बना रही है? तो कोई ऐसा सिस्टम है ना। तो बेसिकली वो यही होम्योस्टेसिस का फिनोमेना ही है, जो हमें कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर रहने के काबिल बना रहा है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, उससे हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। यही होम्योस्टेसिस है। क्यों हमने प्रोटेक्ट करना है इंटरनल एनवायरनमेंट को? क्योंकि हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उनको तो हम नहीं रोक सकते ना। बाहर गर्मी आ रही है, हम उस गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। टेम्परेचर हाई हो रहा है तो हम उसको आर्टिफिशियली कितनी जगहों पे उसको लो कर सकते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब यही है कि बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम चेंज होने से नहीं रोक सकते। तो हमने क्या करना है? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब उसको एडजस्ट करना है, एक उसकी टॉलरेबल रेंज में रखना है, फिक्स नहीं करना। जैसे हमारी बॉडी में मैं अभी बात कर रही थी 36 टेम्परेचर है, तो ज़रूरी नहीं 37 सॉरी, तो हमने उसको ज़रूरी नहीं है कि 37 से एक पॉइंट में जब भी कोई फ्लक्चुएशन आती है तो उससे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जिन कंपोनेंट्स के अंदर फ्लक्चुएशन आती है वो 3 है: वाटर है, सॉल्यूट्स हैं और टेम्परेचर है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने होम्योस्टेसिस में इन्हीं 3 चीज़ों को हमने बैलेंस करना है। तो इसी की बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है, और एट ऑर्गेनिज्म लेवल हम इसको ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होगा कि ये मेंटेनेंस है, वाटर और सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को हम जो है वो बैलेंस करेंगे, ये होम्योस्टेसिस में होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है? इसमें हम रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट शामिल है, कि हमने नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला है, जो कि डिपेंड कर रहा है अगेन वाटर की अवेलेबिलिटी पे। और उसके बाद थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन क्या है? ये है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, कि हमने टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करना है विद इन अ टॉलरेबल रेंज। इसी तरह से फ्लक्चुएशंस जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसको भी हमने जो है वो एक टॉलरेबल रेंज में मेंटेन करना है। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम कैसे इनको जो है वो एक टॉलरेबल रेंज के अंदर मेंटेन करता है। हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम के बेसिकली 3 मेन जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं। पहला है, उसमें रिसेप्टर्स हैं, जो कि किसी भी टाइप के स्टिमुलस क्या, किसी भी टाइप का चेंज जो भी हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है, चाहे वो टेम्परेचर का चेंज है, वट कोई भी चेंज हो सकता है, उस टेम्परेचर के या किसी भी चेंज को डिटेक्ट करना है। जो डिटेक्ट करेंगे वो क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का काम क्या है? डिटेक्शन ऑफ चेंज, डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इन्होंने डिटेक्ट करने के बाद क्या करना है? सिग्नल सेंड करना है कंट्रोल सेंटर को, या जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की चेंज की बात करें, तो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया टेम्परेचर चेंज को, हमारी बॉडी का 37 पे सेट है, तो इसने बॉडी को मैसेज सेंड किया, ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, कि जो है टेम्परेचर 37 से अबव जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा?
कंट्रोल सेंटर जो है ये एक्शन लेने के लिए मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर को। तो इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, और जो इफेक्टर रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होगा, और यूजुअली ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि अगर यहाँ पे स्टिमुलस जो था वो ये रिसेप्टर्स ने ये डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, तो इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या शो करेगा, ये टेम्परेचर को लो करेगा, यानी बॉडी के टेम्परेचर को ये बदले में क्या कर देगा, लो। तो स्टिमुलस क्या था, टेम्परेचर हाई हो रहा है और इसने बदले में क्या कर दिया, लो, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा। और यूजुअली बॉडी को जितने भी सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ही इसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरह से सेल को भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ये एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी हो सकता है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में जो है मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हाइपरटोनिक में जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। सेल के बाहर जो है वो साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसनट्रेशन कम है। तो क्या होगा, सेल के अंदर से वाटर निकल के बाहर जाना शुरू हो जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा ना, वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर सकता है ना, तो वाटर बाहर चला जाएगा। जैसे ही वाटर बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। इसी तरह हाइपोटोनिक में देखेंगे, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक का ओपोजिट है। हाइपर में मतलब हाइपर नाम से जाहिर था कि वो हाइपर मतलब मोर और टॉनिक मतलब स्ट्रेंथ, तो इसमें बाहर जो थी वो सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, और हाइपो मतलब लेस और टॉनिक मतलब स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो डाइल्यूटेड है, वहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू सेल। तो यहाँ सेल के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो कंसनट्रेटेड है और बाहर का एनवायरनमेंट लेस कंसनट्रेटेड है। तो बाहर पानी ज़्यादा है, अब क्या होगा, पानी बाहर ज़्यादा है तो वो बाहर से अंदर की जानिब जाएगा। जैसे ही सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा और उसमें साइटोलाइसिस हो जाएगी। और इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। आइसो मतलब सेम और टॉनिक स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होगा कि सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो एक जैसे हैं, आइसो सेम है, ठीक है। तो इसमें जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, इसमें सेल को कोई मसला नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑसम दिखाया हुआ है कि ये सेल को इस तरह का एनवायरनमेंट पसंद है। यहाँ पे इनको कोई जो है वो रेगुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक हो या हाइपोटोनिक तो सेल को रेगुलेशन करनी पड़ेगी। हाइपरटोनिक में सेल को जो पानी उसका कॉन्स्टेंटली बाहर निकल रहा है उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है। और हाइपोटोनिक में जो फ्लडिंग हो रही है, पानी इतना ज़्यादा अंदर आ रहा है, तो उस सेल को इससे रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके लिए इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ज़्यादा होगा तो उसके अंदर स्टोमेटा भी, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस तरह से वो ओस्मो रेगुलेशन करेंगे। तो अब वाटर अवेलेबिलिटी के लिहाज से प्लांट्स 3 तरह के हैं। पहली कैटेगरी है उसमें मीज़ो हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो अब उनके नाम से ज़्यादा है, हाइड्रो मतलब वाटर और फाइट्स मतलब प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, इनको वही मसला होगा फ्लडिंग का। तो इन कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, तो ये उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका लीफ साइज़ जो है वो बड़ा होगा, इनका सरफेस एरिया जो है वो लीफ का ज़्यादा होगा और इनके ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और वो भी अपर सरफेस पे होंगे। और उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मतलब अब मॉडरेट से है, फाइट्स प्लांट। तो इनके पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा पानी है ना कम पानी है। तो ये मज़े में आए, इनको जो है जब इनके पास सफिशेंट पानी होता है तो स्टोमेटा ओपन कर देते हैं, जब पानी कम होता है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, तो तब स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, जैसे रोज़ है, मैंगो है, ब्रासिक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट कंडीशन में मौजूद है, ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मौजूद है, उनके पास पानी अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ओबियसली उन्होंने पानी को कंजर्व करना है, तो वो क्या करेंगे, उनके लीव्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, ओबियसली पानी कंजर्व करना है तो स्मॉल होंगे, थिक होंगे और उसके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर मौजूद है, क्योंकि क्यूटिकल लिपिड है और लिपिड पानी से इंटरेक्ट नहीं करता, तो ये पानी को बाहर नहीं जाने देगा, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद इनके पास जो स्टोमेटा होंगे वो डिप्रेशन के अंदर मौजूद होंगे और संकन गेन स्टोमेटा होंगे और लोअर पार्ट जो लीफ है ना उसकी लोअर सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे। इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो डेजर्ट कंडीशन में हों, तो जैसे कैक्टस वगैरह हैं, वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसके अलावा जो है जब लीव्स गिरा देते हैं तो उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो उनका स्टेम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है और इसी तरह से ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होती है।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन बेसिकली है क्या। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है, कि ये वाटर और सोल्यूट्स की जो कंसनट्रेशन है उनको रेगुलेट करने का नाम है। ठीक हो गया। तो अब प्लांट्स के अंदर ये ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, कैसे हम वाटर और सोल्यूट की कंसनट्रेशन को रेगुलेट करेंगे प्लांट्स के अंदर। तो पहले ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये वाटर और सोल्यूट्स कहाँ से एंटर हो रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये जो वाटर और सोल्यूट है मेनली रूट्स के ज़रिए से एंटर हो रहा है। और बाहर कहाँ से निकल रहा है, तो बाहर जो है ज़्यादातर, और ये पानी ज़्यादातर बाहर कहाँ से निकल रहा है, तो ये ज़्यादातर लीव्स के ज़रिए से बाहर निकल रहा है। लीव्स में किस स्ट्रक्चर के ज़रिए से, स्टोमेटा के ज़रिए से। और स्टोमेटा में किस प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट्स की बॉडी से बाहर जा रहा है, ट्रांसपरेशन के थ्रू। तो जब भी हमने वाटर को एडजस्ट करना है तो मतलब हमने डायरेक्टली लीव साइज़ को प्लांट जो है वो एडजस्ट करेगा। लीव्स के साइज़ को एडजस्ट करने से क्या होगा, स्टोमेटा की तादाद एडजस्ट होगी और जिससे ट्रांसपैरेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। तो अब वाटर अवेलेबिलिटी के लिहाज से अगर किसी प्लांट ने वाटर को लॉस होने से बचाना है तो वो क्या करेगा, यानी उसने पानी को कंजर्व करना है, तो वो लीव का साइज़ उसका जो है वो स्मॉल साइज़ के उसके लीव होंगे और रिड्यूस्ड लीव होंगे जिसे हम कहते हैं, या बिल्कुल वो लीव्स होंगे ही नहीं, वो शेड कर देगा और जो लीव्स का जो काम है यानी फोटोसेंसिस वो अपने स्टेम के ज़रिए से परफॉर्म करेगा। और इस तरह से उसके अगर लीव्स कुछ हैं भी तो उनके ऊपर जो स्टोमेटा हैं वो उनकी अंडर साइड पे मौजूद होंगे ताकि वो ज़्यादा एक्सपोज ना हों और ज़्यादा ट्रांसपरेशन में रोल ना प्ले करें। तो इस तरह से ऐसे प्लांट्स जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो पानी में मौजूद हैं और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर निकालना है, उनकी बॉडी में फ्लडिंग हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा एंटर हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि पानी को बाहर निकालने के लिए क्या है, उनके लीव्स का साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। लीव्स का साइज़ ज़्यादा होगा तो उसके अंदर स्टोमेटा भी, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस तरह से वो ओस्मो रेगुलेशन करेंगे। तो अब वाटर अवेलेबिलिटी के लिहाज से प्लांट्स 3 तरह के हैं। पहली कैटेगरी है उसमें हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो अब उनके नाम से ज़्यादा है, हाइड्रो मतलब वाटर और फाइट्स मतलब प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, इनको वही मसला होगा फ्लडिंग का। तो इन कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो रहा है, तो ये उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका लीफ साइज़ जो है वो बड़ा होगा, इनका सरफेस एरिया जो है वो लीफ का ज़्यादा होगा और इनके ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और वो भी अपर सरफेस पे होंगे। और उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी है मीज़ोफाइट्स। मीज़ो मतलब अब मॉडरेट से है, फाइट्स प्लांट, तो इनके पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा पानी है ना कम पानी है। तो ये मज़े में आए, इनको जो है जब इनके पास सफिशेंट पानी होता है तो स्टोमेटा ओपन कर देते हैं, जब पानी कम होता है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, तो तब स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं, जैसे रोज़ है, मैंगो है, ब्रासिक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट कंडीशन में मौजूद है, ड्राई टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मौजूद है, उनके पास पानी अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ओबियसली उन्होंने पानी को कंजर्व करना है, तो वो क्या करेंगे, उनके लीव्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, ओबियसली पानी कंजर्व करना है तो स्मॉल होंगे, थिक होंगे और उसके ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर मौजूद है, क्योंकि क्यूटिकल लिपिड है और लिपिड पानी से इंटरेक्ट नहीं करता, तो ये पानी को बाहर नहीं जाने देगा, ट्रांसपैरेशन को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद इनके पास जो स्टोमेटा होंगे वो डिप्रेशन के अंदर मौजूद होंगे और संकन ये स्टोमेटा होंगे और लोअर पार्ट जो लीफ है ना उसकी लोअर सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे। इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो डेजर्ट कंडीशन में हों, तो जैसे कैक्टस वगैरह हैं, वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसके अलावा जो है जब लीव्स गिरा देते हैं तो उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो उनका स्टेम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से हो रही है। तो एनिमल्स को ओस्मो रेगुलेशन के लिहाज से 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है ओस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड्स हैं या इंटरनल ओस्मोटिक स्टेट है उसको एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल आइसोटोनिक है, मतलब सेम है। ठीक हो गया। तो इसलिए इनको एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी एग्जांपल है जैसे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं और इसके अलावा हैग फिशीज़ हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी एनिमल्स की ओस्मो रेगुलेटर। इन एनिमल्स को एक्टिवली एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो बॉडी के अंदर वाटर है और साल्ट है, सोल्यूट है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली ये एडजस्ट करते हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं ये कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट आइसोटोनिक नहीं है, सेम कंडीशन नहीं है। सेल के अंदर कंडीशन और है, सेल के बाहर कंडीशन और है। इनका बाहर का एनवायरनमेंट या तो हाइपरटोनिक हो सकता है या
हाइपोटोनिक हो सकता है। हाइपोटोनिक जैसे कि मेरीन के अंदर हम देखते हैं, मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर, तो मेरीन वाटर में एनवायरनमेंट एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम क्या होगा कि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली वाटर लॉस हो रहा है उनकी बॉडी से और साल्ट एंटर हो रहा है। तो वाटर लॉस हो रहा है, इसके लिए तो उन्हें इसका सोल्यूशन क्या होगा कि वो उन्हें पानी पीना चाहिए, वो पानी पिएंगी, जैसे कि बोनी फिश हैं वो फिर पानी पीती हैं, ठीक हो गया। और साल्ट एंटर हो रहा है, अब साल्ट जो एंटर हो रहा है तो अब ये ठीक तो नहीं है, इससे क्या होगा, सारा पानी अगर निकल जाए और साल्ट एंटर हो जाए तो सेल तो श्रिंक हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, हैं। तो इसको हमने रोकना है, साल्ट जो एंटर हो रहा है कॉन्स्टेंटली। तो इसके लिए क्या है, या तो उस साल्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम बाहर निकालें। वो कैसे करती हैं, जैसे कार्टिलेजिनस फिशीज़ हैं वो गिल्स के ज़रिए से इस साल्ट को बाहर निकालेंगे, या रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए से। ये ग्लैंड्स भी साल्ट सक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। तो या तो पहला तरीका ये होगा कि इस साल्ट को बाहर निकालें, या फिर कुछ फिशीज़ जो हैं वो ऐसा करती हैं कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको भी कंसनट्रेटेड कर लेती हैं, ठीक हो गया, यानी अंदर भी सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ा लेती हैं। जैसे वो यूरिया रिटेन कर लेती हैं, लेकिन अब यूरिया क्या है, डेंजरस है, तो इसके साथ वो एक और चीज़ अपनी बॉडी के अंदर जो है एक और केमिकल स्टोर रखती हैं जिसको हम ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं। तो इसकी वजह से वो जो यूरिया का ख़तरा है वो नहीं होता, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि बोनी फिशीज़ और क्या करेंगी, साल्ट को एक्सक्रीट करेंगी किसी भी तरह से, जिसमें एक तरीका ये भी होगा कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। जैसे कि बोनी फिशेस हैं वो यही काम करती हैं, साल्ट एक्सक्रीट करने के लिए क्या करती हैं, वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। तो उसमें वाटर मिनिमम लॉस होता है और साल्ट जो है वो मैक्सिमम बॉडी से बाहर जाता है। उसके बाद हमारे पास फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर में एनवायरनमेंट हमारे पास हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो रहा है और बॉडी से साल्ट बाहर निकल रहा है। तो बॉडी के अंदर जो वाटर एंटर हो रहा है, अब प्रॉब्लम को जहन में रखेंगे ना तो फिर आपको अडेप्टेशन जहन में रखना आसान होगा। प्रॉब्लम फ्लडिंग है, पानी एंटर हो रहा है, तो ज़ाहिर है इसका सोल्यूशन यही होगा कि पानी को बाहर निकालें। तो पानी को बाहर कैसे निकालते हैं, जैसे फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ हैं, अमीबा हैं, पैरामीशियम है, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के ज़रिए इसको पंप आउट करते हैं, पहला तरीका। दूसरा क्या है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक हो गया। तो डाइल्यूट यूरिन से मैक्सिमम वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा। इसके बाद जो साल्ट लॉस हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली बॉडी से बाहर जा रहे हैं, उसको भी तो अब बचाना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसी फूड लेंगे जो कि साल्ट रिच इन साल्ट्स हो और एक्टिवली भी ये जो है अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को लेकर आएंगे थ्रू गिल्स, थ्रू स्किन, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो किस तरह से अडेप्टेशंस लेकर आते हैं एनिमल्स अपने अंदर। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या हैं जी, जो खुश्की पे रहते हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि इनको डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वेपरेशन हो रही है, उससे वाटर लॉस हो रहा है, तो इन्हें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो उसके लिए इन्होंने अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं। वो अडेप्टेशन क्या है, सबसे पहले इनकी जो बॉडी सरफेस है वो कवर्ड है, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर वो मल्टी लेयर्ड और डेड कैरेटिनाइज्ड सेल या स्किन से कवर्ड है, ठीक हो गया। तो बॉडी सरफेस से जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, रोकना है ज़्यादा से ज़्यादा कि वाटर बाहर ना जाए, ठीक हो गया। उसके बाद ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। तो इस अडेप्टेशन में क्या होगा कि इस तरह की फूड लेंगे जो जिससे कंपनसेट होगा, जो वाटर लॉस हुआ है, जो पानी बाहर चला गया है, उसका कंपनसेशन हो जाएगी उसकी। उसके बाद मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस हैं। तो मेटाबॉलिक ये होंगी कि जैसे इसमें कैंगरू रैट है, वो इस तरह के सीड्स खाता है जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो फिर कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे वाटर बनेगा। तो ये मेटाबॉलिक अडेप्टेशन है कि हम इस तरह की फूड लेंगे जिसके मेटाबॉलिज्म से अगेन वाटर प्रोड्यूस होगा। बिहेवियरल में ये है कि जैसे हम अपने बिहेवियर के ज़रिए इसको कंट्रोल करेंगे कि अगर हम शेड में बैठेंगे, ठीक है, गर्म जगहों पे नहीं जाएंगे। और उसके बाद है बाय प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे तो साल्ट बाहर जाएंगे, पानी जो है वो कम से कम बॉडी से बाहर जाएगा। इसके अलावा इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एनहाइड्रोबायोसिस की एबिलिटी है कि ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉक्टर्नल बिहेवियर है कि दिन टाइम आपने बाहर नहीं आना, टेम्परेचर ज़्यादा है तो रात के टाइम जो है वो एनिमल्स बाहर आते हैं। इस बिहेवियर को हम नॉक्टर्नल कहते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।